आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद भी बीजेपी और मोदी ने सबक नहीं लिया और बैसाखी के सहारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। वहीं मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए जो है वो 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं मोदी के तीसरी बार शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में यात्रियों की बस पर हमले हुए, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई। नीट, नेट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसको लेकर छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बावजूद इसके पीएम मोदी ने किसी भी प्रकार का बच्चों के भविष्य के लिए कोई एक्शन नहीं लिया और सदन में भी महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक समेत देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बोलने से बचते हुए नजर आए, जिसका परिणाम मोदी और बीजेपी को देश में हुए 13 सीटों पर उपचुनाव में मिल गया और बीजेपी 13 में से महज 2 सीटों पर सिमट के रह गई। इसके बाद से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है और देश के अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव में हार का डर सताने लगा है, जिसको लेकर दिग्गज नेता तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में होने वाले उपचुनाव 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का भविष्य तय करेंगे। वहीं फिर से बीजेपी अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव में हार जाती है तो आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। बता दें कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावे ने भाजपा की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। राहुल के दावे से मोदी का बच पाना मुश्किल है और उपचुनाव में भी बीजेपी का सफाया बिल्कुल तय ही है। बता दें कि आने वाले दिनों में उपचुनाव के रिजल्ट से कई सीएम और दिग्गजों के भविष्य का फैसला करेगा। वहीं उपचुनाव के बाद बीजेपी में कई सीएम और मंत्री के पदों में बदलाव किया जाएगा, जिससे कि बीजेपी के बड़े नेताओं में खलबली मची हुई है और उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि शनिवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे विपक्ष के लिए एक बार उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। इन चुनावों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जहां 10 सीटें जीत ली, वहीं बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट के रह गई। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में गई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बढ़िया प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अति उत्साह में है। राहुल और प्रियंका के बयान बताते हैं कि इन चुनावों से उन्हें ताकत मिली है। हालांकि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें ही थीं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों के पास थी। खैर, बीजेपी को इन उपचुनाव में बड़ी हार भले ना मिली हो, पर भविष्य के लिए संकेत तो है ही। पार्टी के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। अगर पार्टी नेता समय रहते निजात नहीं पाते हैं तो आगे राह और कठिन हो सकती है। बता दें, केंद्र में नई सरकार बन गई है, पर जनता को कुछ बदलाव होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सरकार को लेकर जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ता भी उत्साह जो है उनका ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लगातार ये नैरेटिव सेट करने में सफल साबित हो रही है कि बेरोजगारी के मोर्चे पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इस बीच लगातार कई परीक्षाओं के जो कैंसिल होने और कई परीक्षाओं के पेपर आउट होने से आम जनता का भरोसा टूटा है। नीट परीक्षा को लेकर आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार चाहती क्या है। इस बीच लगातार एयरपोर्ट की कैनोपी सिरकने, पुलों के बह जाने आदि की खबरों से लोगों के बीच में ये संदेश पहुंच रहा है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार असफल रही है। जब माहौल अपने पक्ष में नहीं होता है तो विपक्ष को छोड़िए, पार्टी के भीतर से भी असंतोष की आवाजें उठने ही लगती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक और एक पूर्व मंत्री ने कुछ ऐसी ही बातें की हैं, जी हाँ, जो पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। जनता को लगा है कि कुछ भी नहीं बदला है। ये टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो आने वाले दिनों में जनता के बीच में बदलाव की बयार बहेगी, जिसको रोकना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। वहीं पार्टी की एक मुश्किल ये भी है कि साल के 3 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी की ओर जो अभी स्थिति है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल ही है। बता दें, हरियाणा में 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। जेजेपी के सहयोग से बीजेपी को सरकार बनाना पड़ा था। इसके लिए जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने दुष्यंत से भी नाता तोड़ दिया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपनी 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। हरियाणा में नया सीएम लाने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। जातियों के समीकरण को ध्यान में रखते हुए नायब सिंह सैनी की ताजपोशी तो हो गई, पर प्रदेश के लोगों को नहीं लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है। वहीं नए सीएम के आने के बाद विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं को लेकर नई सरकार में जो उत्साह होता है वो सैनी सरकार में पहले दिन से ही नहीं दिखी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त से पार्टी भविष्य में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। पार्टी अपनी हार के कारणों का सही कारण ही नहीं समझ पा रही है। विधान परिषद चुनावों में जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जरूर अपने 5 कैंडिडेट जिता लिए, पर यह अप्रत्यक्ष चुनाव था, इसीलिए पार्टी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है।
पार्टी ने विधान परिषद में चुनावों में ओबीसी कैंडिडेट पर दाव खेला है, पर प्रदेश की जनसंख्या में करीब 33% मराठाओं को लेकर के पार्टी अभी भी कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। झारखंड के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए जरूर थोड़ी उत्साहजनक स्थिति भी थी, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब फिर से मैदान में आ चुके हैं, वो आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता की सहानुभूति हासिल कर सकते हैं। बता दें कि इस साल 3 प्रदेशों में पार्टी को हार मिले या जीत, अगले साल फिर रण में उतरना ही होगा। इसलिए उसकी तैयारी भी अभी से शुरू होना जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगले साल होने वाले चुनावों में उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। अगले वर्ष की शुरुआत दिल्ली से होगी, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सजा काट रहे हैं। अगर केजरीवाल और सिसोदिया जेल में रह जाते हैं तो जाहिर है कि एक तगड़ी सिंपैथी को वो जो हकदार होंगे, जिसका मुकाबला करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। जिसके बाद सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साल खत्म होगा। बिहार में पार्टी अभी भी नीतीश कुमार के सहारे ही चल रही है। बिहार बीजेपी अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने लायक एक कद्दावर नेता नहीं तैयार कर सकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की जीत पर मतलब होता है देश पर जीत, पर यूपी में पार्टी अभी भी अंतर्कलह से उबर ही नहीं पा रही है। चुनाव में हार का जो भी कारण रहा हो, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का अफवाह बीजेपी को महंगा पड़ा। अभी भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल होता नजर आ रहा है। चुनावों में हार के बाद अभी तक पार्टी संभल नहीं पा रही है। आए दिन योगी को हटाए जाने की बातें राजनीतिक गलियारों में उठती रहती हैं। वहीं अगर योगी किसी कारणवश हटते हैं तो इसमें दो राय नहीं होगी कि यूपी में कल्याण सिंह पार्ट 2 दोहराया जाएगा। बता दें, कल्याण सिंह के नाराज होने का नुकसान बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा था। बता दें, नई सरकार को सबसे अधिक विचलित किसानों और जवानों के मुद्दे पर होना पड़ा रहा है, जबकि अपने पिछले कार्यकाल में शायद सबसे अधिक कार्य सरकार ने इन्हीं 2 वर्गों के लिए किया। 2 दशकों में मोदी ने अपनी छवि किसानों और सशक्त बलों के हिमायती के रूप में गढ़ी है, लेकिन सभी हवाई साबित हुई, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। लेकिन सरकार उन सभी पर बोलने से बचती आ रही है, जिसके कारण सरकार बैकफुट पर है। बता दें, किसानों के लिए सम्मान निधि देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में झटका लगा है। कृषि सुधारकों को लेकर होने वाली बहस को उन कानूनों ने बर्बाद कर दिया, जिन्हें अध्यादेशों के माध्यम से लाया गया और फिर संसद द्वारा पारित किया गया। वहीं जिस तरह किसानों के लिए हितकर किसान कानूनों को सरकार किसानों को नहीं समझा पाई, शायद उसी तरह अग्निवीर को लेकर भी हुआ है। इस स्कीम से पेंशन का बढ़ता बोझ कम होता है और आधुनिकीकरण के लिए अधिक गुंजाइश बनती है, परंतु इसका बड़ा लाभ जो है वो ये भी है कि सेना के जवान युवा रहते हैं। फिलहाल उनकी औसत आयु 33 वर्ष, जो बहुत अधिक है। ये स्कीम युवा भारतीयों को अवसर देता है कि वे सशस्त्र बलों में सेवाएं दें और अधिक कुशल तथा रोजगार क्षमता के साथ सेना से निकलें, जिसका भी देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। वहीं इस योजना में भी मोदी का फेलियर जनता के सामने आया है, इसको लेकर जनता ने मोदी और बीजेपी को नकार दिया है। वहीं अगर सरकार बनने के बाद अगर मोदी जनता की समस्याओं की बात करती तो शायद आज ऐसा माहौल शायद ना देखना पड़ता, लेकिन 2014 और 2019 की जीत को देखते हुए मोदी के अंदर तानाशाही आ गई है और सभी कामों को अपने मन से करने लगे हैं। और 2014 में जनता से किए गए एक भी वादे 2024 तक पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट के रह गई। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस की युवा बिग्रेड सांसदों में मुखर चेहरा गौरव गोगोई को लोकसभा में एक बार फिर से उपनेता और मणिकम टैगोर की सचेतक के तौर पर राहुल गांधी के संसदीय टीम में जगह दी गई है। गोगोई और टैगोर दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं और लोकसभा में मुख्य सचेतक बनने वाले के सुरेश दलित समुदाय से हैं। इस तरह लोकसभा में मोहम्मद जावेद को सचेतक बनाकर मुस्लिमों को सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। इस तरह कांग्रेस ने ओबीसी, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाने का दाव जो है वो चला है। बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसदीय टीम में जिस तरह से वंचित समाज के नेताओं को शामिल किया है, उसके पीछे विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देकर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की रणनीति है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बात को जोर शोर से उठाया था। दलित और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी टीम गठन में दलित, पिछड़ों और मुस्लिम समुदाय का बहुत ख्याल रखा है, जिसको देखते हुए बीजेपी में खलबली मची है और आने वाले दिनों में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।